हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आप सभी के लिए रेलवे का प्रीवियस सेट लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहां से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग इसे अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है यदि प्रत्येक बहिष्कोण 10 डिग्री है। आपका दिया हुआ प्रत्येक बहिष्कोण 10 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। प्रत्येक बहिष्कोण तो प्रत्येक जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण किसी भी प्रकार के जो बहुभुज है उसका प्रत्येक बहिष्कोण का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री बाई एन, जहाँ एन आपका क्या है, एन जो है भुजाओं की संख्या को वो दर्शाएगा। एन किसके बारे में बता रहा है, तो एन जो है भुजाओं की संख्या के बारे में एन आपका बताएगा भुजाओं की संख्या। अब कह रहा है कि प्रत्येक बहिष्कोण कितना डिग्री है, तो प्रत्येक बहिष्कोण 10 डिग्री है, तो प्रत्येक बहिष्कोण के जगह पे 10 रखेंगे। 10 इज इक्वल टू 360 बाई एन। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम अपना मन से एक लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर से ऊपर कैंसिल करेंगे, आपका एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तब एन इज इक्वल टू 36 चलाएगा। यानी बहुभुज के भुजाओं की संख्या जो है कितनी है, 36 है, 36 है, यानी वो बहुभुज क्या 36 है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसका हम लोग आसानी से सॉल्यूशन है जो फार्मूला का यूज करके निकालते हैं। और इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितना भी फार्मूला है उसको हम लोग आइए देखते हैं। अब तो हो गया यहाँ पे प्रत्येक बहिष्कोण इतना हो गया। इसी में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि बहिष्कोण का योग, बहिष्कोणों का योग, ठीक है ना, यानी एन भुजा वाले कोई भी बहुभुज हो, किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, तो उसके बहिष्कोणों का योग कितना होगा, यानी कुल बहिष्कोण जो होते हैं, बाह्यकोण भी इसको कहा जाता है, तो उसका कुल योग कितना होगा, तो 360 डिग्री। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि कोई किसी भी प्रकार का बहुभुज जो होगा उसके बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री हो। चाहे बहिष्कोण बहुभुज के रूप में ट्रेंगल ले लीजिए तो इसका बहिष्कोण 360 होगा, चतुर्भुज ले लीजिए 60 होगा, पंचभुज लीजिए 60 होगा, अष्टभुज लीजिए उसके भी बहिष्कोण का योगफल 60 होगा। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, यहाँ से एक फार्मूला आपका ये हुआ। दूसरा फार्मूला क्या इसमें पूछता है कि आपका यहाँ बताना है अंतःकोणों का योग, ठीक है ना, यानी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों का योग का फार्मूला हम लोग याद करेंगे। अंतःकोणों का जो योग होता है इसका फार्मूला आपका होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो प्रत्येक नहीं, अंतःकोणों का योगफल क्या हो जाएगा, यानी कुल अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। इसी में अगला क्या पूछ सकता है, प्रत्येक अंतःकोण कितने हैं, प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान जब प्रत्येक पूछ देगा तो n-2 इंटू 180 और बाई n। जब प्रत्येक पूछेगा तो n से डिवाइड कर देंगे। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में प्रत्येक बहिष्कोण, तो टोटल बहिष्कोणों का योगफल 360 होता है, इससे n में डिवाइड किए, तो सेम इसी प्रकार अंतःकोणों का योग जो होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान हो जाएगा n-2 इंटू 180 बाई n। ये आपके चार जो फार्मूला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से अधिकांशतः क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और क्या पूछता है, ठीक है, आपका विकर्णों की संख्या पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है, विकर्णों की संख्या, यानी बहुभुज वाले आकृति में विकर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है आपका n इंटू n-3 बाई 2। n बहुभुज वाले आकृति में विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो विकर्णों की संख्या का सिंपल फार्मूला n इंटू n-3 बाई 2। और इस प्रकार यहाँ पे आपका पास्ट फार्मूला जो तैयार होता है, इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, इससे आपका बहुभुज से रिलेटेड अधिकांश क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला फार्मूला फिर से रिवीजन करते हैं। यहाँ पे बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री, किसी भी प्रकार का बहुभुज रहेगा तो उसका बहिष्कोण या बाह्य कोण भी इसको कहते हैं, तो कुल योग 360 होगा। प्रत्येक पूछ देगा तो प्रत्येक में सिंपल 360 बाई n हम लोग करते हैं, 360 बाई n। अंतःकोणों का योग तो n-2 इंटू 180 डिग्री, प्रत्येक अंतःकोणों का मान जो होगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। अब विकर्णों की संख्या क्या होता है, n इंटू n-3 बाई 2 होता है, जहां n आपका क्या है, n है जो आपका यहाँ लिख दिए, n भुजाओं की संख्या है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि एक बैंक पहले 5500 रुपया तक की राशि पर 4%
तथा इससे आगे की राशि पर 6% का वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीरा 13,250 रुपया बैंक में 1-2 वर्ष के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि समीरा टोटल कितना रुपया जमा करती है, तो 13,250 रुपया, 13,250 रुपया जमा करती है। तो इसमें आपका बैंक क्या किस शर्त पे ब्याज देता है, कह रहा है कि प्रथम 5500 रुपया, यानी 5500 रुपया जो होगा उस पे ब्याज हम देंगे, कितना परसेंट पे ब्याज देंगे, 4% पे। अब उसके बाद जो पैसा एक्स्ट्रा होगा उस पर हम लोग 6% के हिसाब से ब्याज देंगे। तो एक्स्ट्रा क्या होगा, तो इसमें से इसको घटाने पे माइनस करने पे आपका कितना चलाएगा, तो 7750 रुपया, माइनस करने पे कई रुपया चलाएगा, इसमें से इसको माइनस करें 7750 रुपया और बचेगा तो कंपनी का पॉलिसी है कि 5500 जो एक्स्ट्रा होगा उस पर 6% का ब्याज देंगे। अब कितना साल के लिए, तो दोनों तो 2 साल के लिए रखा जाता है, दोनों कितने साल के लिए रखा जाता है, 2 वर्ष के लिए रखा जाता है। तो साधारण ब्याज का सिंपल यहाँ पे यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग अलग से साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर इसके लिए तो एस आई बराबर सीधे फॉर्मूला जानते हैं, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो सीधे हम लोग एस आई निकालते हैं। पी के जगह पे आपका 5500 रुपया है, ठीक है, आर के जगह पे 4%, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए बाई 100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में 55 का गुना करेंगे, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44, 440। और दूसरा एस आई निकालते हैं जो आपका कितना पे मिलेगा, 7750 रुपया पे मिलेगा, कितना परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए रखा था ये भी। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से यदि कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है, तो आपका बचेगा 27, तो 5 5 25, 2 5 5 25, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 155 में 6 का गुना करेंगे तो 6 5 30 के 0 हाथ मेरा 3, 15 6 90 और 3 93, यानी 5500 रुपया जो लगाएगा 4% के हिसाब से उस पर आपका साधारण ब्याज 440 रुपया बनता है। और 7750 से कहाँ से आया, तो 55 टोटल तो आपका 5500 रुपया पे 4% देगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा तो टोटल 13,200 रुपया लगाते, तो उसके बाद यानी इसमें से इसको माइनस करने पर 7750 रुपया आपका बचता है। तो इस पे 6% के हिसाब से आपका ब्याज इतना निकल कर, यानी टोटल ब्याज कितना मिलेगा उसको, तो यहाँ पे सिंपल ऐड कर देना इसको, 0 4 3 7 और 9 4 13, यानी इस पे समीरा को 1370 रुपया का वार्षिक ब्याज अर्जित होगा। 1370 रुपया का वार्षिक नहीं, 2 साल का ब्याज अर्जित होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले आप लोग उसे अच्छी तरीके से समझे, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पी राशि 5% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी हमको राशि, कुल राशि कितना प्राप्त होगा, अमाउंट निकालने की बात करें तो सबसे पहले कह रहा है कि रुपया कितना लगाता है, तो पी रुपया लगाता है, यानी मूलधन के रूप में हम लोग पी मान लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है, यानी पी रुपया लगाता है, तो पी रुपया लगाता है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये मूलधन हो जाएगा, पी मूलधन है। आर है जो 5% है, रेट कितना है आपका, ये 5% है, ठीक है ना। और समय, टाइम जो है आपका कितना साल के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। लेकिन आपका क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ कि ब्याज किस रूप में संयोजित होती है, तो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक रूप में ब्याज संयोजित होता है। तो अर्धवार्षिक का मतलब हुआ 6 माह पे ब्याज वह लेगा, 6 माह, तो 6 माह पे लेगा, तो ये आप बताइए एक साल में कितना 6 माह, तो दो गो आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा, 2 आएगा। तो जब 2 आता है तो ऐसे स्थिति में दर को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, दर को हाफ करेंगे, यानी 5/2 का मतलब 2.5% दर हो जाएगा। और समय को, यानी एक साल में 2 गो छमाही, तो 2 साल में 4 छमाही, ठीक है ना। दर क्या हो जाएगा, सिंपल रूप में हम लोग इस तरह से याद करते हैं, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर को आधा और समय को 2 गुना करते हैं, दर को आधा और समय को 2 गुना, कब, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो। ठीक है, तो यहाँ 10 समय जो है 4 हो जाएगा, दर 2.5%। तो पूछ रहा है 4 वर्ष यानी 2 वर्ष के बाद कितने राशि प्राप्त होगा, यानी अमाउंट हमको निकालना है। तो ए बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी। पी मूलधन क्या है, तो मूलधन के जगह पे तो पी ही के बात करा है कि पी रुपया लगाता है, 1 प्लस आर के जगह पे 2.5 होगा। ये नहीं कि ये हम 5% लेंगे, 5% नहीं, 2.5 से हमको निकालना है इधर से। जब दर आधा करते हैं तो आधा के बाद जो आएगा वो आपका दर होगा, रियल दर। तो 2.5% डिवाइड बाई 100 और पावर टी के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल तौर पे हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो पी का पी हो जाएगा, इस 100 में 1 का गुना करते हैं या फिर एलसीएम निकालते हैं, 100 में 1 का गुना करेंगे, 100 में 2 जोड़ेंगे, 102.5
बाई 100 का पावर 4। अब यहाँ पे देखते हैं आपका, अब इसको और किस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे नीचे में दो जीरो से और डिवाइड करेंगे यदि उसमें, तो 2 अंक के बाद दशमलव इधर आपका घसक जाएगा, यानी 1.025 का पावर 4 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में मैच होता है और यह राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका नीचे में 2 अंक था, 2 जीरो था, तो यहाँ दशमलव 2 अंक डिवाइड करने पे 2 दशमलव है जो, और ये आपका बायां तरफ घसक जाएगा और इधर ये बढ़ जाएगा, यानी दशमलव जो है 2 से उठ करके 0 के पास चलाएगा, 0 से पहले, तो 1.025 का होल पावर है जो 4 हो जाएगा। यही जो मूलधन है 2 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, पहले इसे समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार जलाशय में, ठीक है, 42,000 लीटर पानी, यदि जलाशय के आधार की माप 6 मीटर 6 बाई 3.5 मीटर, तो जलाशय में पानी की गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये जलाशय है, मान लेते हैं जलाशय किस प्रकार आपका है, ठीक है ना, ये आपका जलाशय है, इस प्रकार का मान लिए हम जलाशय, आपका गहरा जलाशय, ठीक है, ऐसा आपका तालाब जैसा गहरा जलाशय ये मान लेते हैं, ठीक है ना। तब यहाँ इसी स्थिति में कह रहा है कि इसका जलाशय का आधार हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है ना, ये नीचे वाला यानी बेस जो है 6 बाई 3.5 यानी 6 इंटू 3.5, इसका मतलब 6 लंबाई होगा, 3.5 क्या होगा, चौड़ाई होगा। तब वो पूछ रहा है कि जलाशय में टोटल पानी इसमें कितना भरा हुआ है, तो टोटल पानी कह रहा है कि 42,000 लीटर पानी है। तो ऐसे स्थिति में इसकी क्या कह रहा है, पानी की गहराई क्या है, गहराई का मतलब यहाँ से क्या निकल के सेंस आया, ऊंचाई हमको निकालना है। अब ऊंचाई निकालना है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ देखिए किस फार्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पे अब किसी भी आपका कोई कमरा है, ठीक है, चाहे तालाब है, उस स्थिति में उसमें कहे कितना पानी है, कमरा है तो कमरा में कितना हवा भरा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या निकालते हैं, उसका वॉल्यूम के कारण, उसका वॉल्यूम, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं। 42,000 लीटर दिया हुआ, इसका मतलब इस जलाशय का जो वॉल्यूम है 42,000 लीटर है, इसलिए हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे। और वॉल्यूम मुझे हम सिंपल जानते हैं, ये क्यूबाइड का आकार का बन रहा है आपका, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, LBH इज इक्वल टू 42,000 लीटर। ये आपका क्वेश्चन तैयार हुआ, 42,000 ये लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई L के जगह पे आपका 6 है, चौड़ाई के जगह 3.5 गुना H, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ये आपका मीटर है, ये मीटर है, तो ये 42,000 लीटर है। तो यहाँ से एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर से एक वैल्यू जो है 1 मीटर क्यूब जो होता है आपका 1,000 लीटर के बराबर होता है। ये वैल्यू का कहीं कहीं यूज होता है आपका, 1 मीटर क्यूब जो होता है कितना के बराबर होता है, 1,000 लीटर के बराबर है। तो ऐसे स्थिति में 42,000 लीटर किसके बराबर हो जाए, यानी 1,000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, तो 42,000 लीटर बराबर 42 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका। तो सिंपल इसको कैंसिल करेंगे, 6 से 47 को 42 को कैंसिल करेंगे 7 बार में, ठीक है ना। एच का जब वैल्यू निकालेंगे तो 7 से हम 3.5 में डिवाइड करेंगे, दशमलव के कारण एक जीरो ऊपर, यानी 35 दूने 70 यानी 2 मीटर, यानी उस जो तालाब की गहराई है या ऊंचाई है वो कितना निकल के चलाया, 2 मीटर निकल के चलाया। इस जो वैल्यू आपका है, इस वैल्यू का कहीं कहीं आपका यूज होता है, इस तरह का क्वेश्चन में इस वैल्यू का यूज होता है। 1 मीटर क्यूब जो होगा 1 मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर, इसको स्मरण में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन में आपका फार्मूला नोट करके लिखते हैं, बॉक्स बना कर लिखते हैं, या ठीक है ना, उसे आप अपने कॉपी में नोट करें या फिर उसे हमेशा स्मरण रखें। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1,000 लीटर, और 1,000 लीटर के कारण यदि 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना, तो 42,000 लीटर में 42 मीटर क्यूब, और इस प्रकार इसको कैंसिल करने पे आपका ऊंचाई जो है 2 मीटर चलाता है आपका। जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझे, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसका सोल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए, सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। यानी आपका दिया हुआ है किसी भी आयताकार बोर्ड के लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है, कितना रेशियो है, लंबाई को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यदि एल से डिनोट करते हैं तो एल ये हो जाएगा लंबाई, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे आपका चौड़ाई, लंबाई बाई चौड़ाई, L/B, इसका जो रेशियो दिया हुआ 7:5
5 आपका है, ठीक है ना। कितना है 7:5। अब उसके आगे आपका कह रहा है यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ये ब्रेथ के बारे में, तो ये आपका 20.5, तो चौड़ाई के सामने 20.5 रखेंगे, यानी नीचे ब्रेथ है तो ब्रेथ हम नीचे। पूछा इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई हम मान लेंगे यहाँ पर कि इसकी लंबाई कितनी है, x है। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इस 5 से इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। नहीं तो सिंपल एक कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे यहाँ से कि 5 का कितना टाइम्स, ये आपका 20.5 है, यानी टाइम्स का मतलब हुआ 5 में कितना गुना करेंगे, 20.5 आएगा, तो 4.1, ठीक है। नहीं तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4.1, 4.1 को सीधे 7 से गुना करेंगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो 4.1 आएगा, एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो 7 में 4.1 का गुना करेंगे 7 और 7 चौक 28, यानी 28.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था आपका, सिंपल आपका दिया होता लंबाई और चौड़ाई आपका दिया होता एल और बी दिया हुआ था जिसका रेशियो 7:5 था, चौड़ाई का रहा था 20.5, लंबाई निकालना था। 5 से इसको कैंसिल करते 4.5 आता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते सीधा तिरछा तिरछी गुना, 7 में का गुना करेंगे 7, 7 में 4 का गुना करेंगे 28, यानी 28.7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, इसे भी हम लोग अच्छी तरीके से पहले समझते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3.4 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा एक्स की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी हो सकती है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम बना दिए, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। एक की लंबाई एक साइड आपका 3.4 कह रहा है, दूसरा साइड 5.2 कह रहा है, तब कह रहा है कि तीसरी भुजा एक्स की लंबाई क्या होगी, ये कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो सिंपल हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज का एक कंसेप्ट होता है, इसमें क्या कहता है, यह कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, इसके किसी भी दो साइड का योगफल, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं कि दो भुजाओं का योग, वो कंसेप्ट क्या कहता है, दो भुजाओं का योग, जो भुजाओं का जो योग होगा तीसरी से बड़ा होगा, तीसरी से बड़ा होगा, ठीक है ना। ये जब भी होगा, कोई भी त्रिभुज का कोई भी दो भुजा लेते हैं तो उसको जोड़ने पे जब भी प्राप्त होना चाहिए तो आपको तीसरी भुजा से बड़ा प्राप्त होना चाहिए। तब ऐसे स्थिति में एक भुजा ये दिया हुआ, एक भुजा दिया हुआ, तो इस दोनों का यदि योग हम करें यानी जोड़े, यानी 3.4 और 5.2 को जोड़ते हैं तो 3.4 प्लस 5.2, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 8 कितना चलाएगा, 6 चलाएगा, ठीक है ना। जोड़ने पे कितना चलाएगा, ये 8.6 चलाएगा, और ये 8.6 जो होगा यह क्या होगा, एक्स से बड़ा होगा। तीसरी भुजा है जो एक्स से बड़ा होगा। एक यहाँ से निकलता है तो ऑप्शन में इसको मैच कराएंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में यदि हम पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, 3 एक्स का जो वैल्यू है 3.4 से बड़ा और 5.2 से छोटा, एक्स का वैल्यू 5.2 से छोटा कह रहा है, 3.4 से बड़ा कह रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या निकाले, एक्स का जो वैल्यू होगा 8.6 से छोटा, 8.6 से छोटा, तो इस कारण आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ 5.2 से छोटा होना चाहिए, जो कि सही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन मिलाते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन 8.6, यानी 8.6 से बड़ा, ठीक है। सिंपल आपका लिखा हुआ है, ये सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन एक्स आपका यहाँ पर होगा तो एक्स ग्रेटर देन 8.6, 8.6 से बड़ा, तो क्या ये ऑप्शन होगा आपका, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा भी आपका गया काम से, ठीक है। अब सी और डी में फंसते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसको, आपका सी में आपका मैच होता है कि 8.6 से एक्स का वैल्यू क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे आपका 1.8 दिया हुआ है, तो क्या इस नियम कहता है कि दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 1.8 जो है, तो 3.4 में यदि 1.8 जोड़ते हैं, 3.4 में 1.8 जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, ये 5.2 आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, ये 5.2 जो आ रहा है यानी 1.8 इसमें जोड़ेंगे, यानी यदि तीसरी भुजा हम 1.8 मान लेते तो इस दोनों को जोड़ने पे जब भी आएगा तो इससे बड़ा आना चाहिए, इससे बड़ा। अब इस कारण सी जो है ऐसे स्थिति में आपका मैच हो जाता है और यह राइट आंसर हो जाएगा। आपका सी सिंपल तौर पे कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है, 1.8, तो इस दोनों को यदि 1.8 यहाँ पे मानते हैं इसको, तो 1 का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1.8, यदि 1.8 मानते हैं तो ये बराबर चलाता है, 5.2 चलाता है, लेकिन आपका ग्रेटर दिया हुआ यानी 1.8 से एक पॉइंट भी बड़ा होगा तो इससे बड़ा हो जाएगा। और इस नियम को फॉलो करने के कारण आपका जो आंसर है, जो ऑप्शन नंबर है जो सी करेक्ट हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, इससे पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार इसका प्राप्त होता है। आपका सिंपल क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है आपका कि एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है। एक जो साइकिल सवार है 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो 18 मिनट में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी आपका सिंपल दिया हुआ टाइम दिया हुआ आपका, यहाँ पे देखिए टी दिया हुआ है, टाइम कितना आपका है, ठीक है ना। टी आपका दिया हुआ, टी इज इक्वल टू कह रहा है 25 मिनट, 14 किलोमीटर की दूरी और डिस्टेंस आपका है 14 किलोमीटर, ठीक है। टाइम आपका 25 मिनट दिया हुआ और डिस्टेंस 14 किलोमीटर, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। इसके सहारे भी हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यूनिटेरी मेथड का प्रयोग करेंगे, एकक नियम जिसको कहते हैं उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आपका क्या दिया हुआ है, चूँकि 25 मिनट में कितना जाता है, तो ये 14 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में क्या जाएगा, तो 14/25 किलोमीटर जाएगा आपका, ठीक है। अब पूछ रहा है कितना मिनट में, तो 18 मिनट में, तो 18 मिनट में कितना जाएगा, तो 18 से सिंपल गुना कर देंगे। अब इसको गुना कीजिए, 18 चौक 18 में 4 का गुना कर, 18 चौक 72 के 2 हाथ मेरा 7, 18 और 7 25, 252 अब बटा 25। अब इसको 25 से भाग दीजिए, तो 25 से भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा आपका पूरा पूरी, 25 दहें 250, 210। अब दशमलव के कारण यहाँ पे 0 लगेगा, भाग नहीं लगेगा, तो 25 200 यानी 10.08, जो आपके ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी आसानी से इस तरह से भी कर सकते हैं। आपका यूनिटेरी एकक नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो स्पीड निकालते हैं, स्पीड निकालने के बाद सीधे टाइम का डिस्टेंस का यूज कर देंगे, डिस्टेंस पर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस पूछ रहा था दूसरा में 18 मिनट में कितना जाएगा, तो स्पीड हमको मालूम हो जाता है, डिस्टेंस आपका आसानी से फिर निकल जाता है। और यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन जो आपको एक तरीका से और निकाल सकते हैं, तो सिंपल भाग दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए नीचे में आपका 25 है, तो 25 को क्या हम 4 से गुना कर सकते हैं, 25 में 4 का गुना करेंगे 100, तो जब नीचे 4 से गुना करेंगे तो ऊपर भी हमको 4 से गुना करना होगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो जो 252/25 है, पहले का पहले ये वाला चला था, ये 4 नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना कर दिए इक्वल करने के लिए। तब ऐसे स्थिति में ऊपर का गुना कीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है, 5 और 20 के 0 हाथ मेरा 2 और 4 दूनी 8 2 10, और नीचे में आपका हो जाएगा 25 चौक 100 चलाएगा, ठीक है। ऊपर में गुना करने पे 1008 और नीचे में 100। अब 100 से इसमें सिंपल भाग कर सकते हैं, 10.08, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। तो इस तरह का आप हम जो मल्टीप्लाई को आसानी से गुना कर सकते हैं। यदि नीचे में हम 4 गुना करेंगे तो 25 चौक 100 ये चलाएगा, ऊपर भी 4 को गुना कर देंगे तो आसानी से आपका गुना हो जाएगा, भाग देने का कोई आवश्यकता नहीं, सीधे 2 अंक यहाँ पे है, 2 अंक के बाद आपका दशमलव बैठ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले इसे आप लोग समझिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पद समानुपात में है, 4 पद समानुपात में, पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः इतना है, तीसरा पद ज्ञात कीजिए। यानी 4 पद आपका दिया हो, जैसे पहला पद मानते ए बी सी और ये डी, ठीक है। पहला पद कितना कह रहा है आपका, पहला पद कह रहा है 4 है, दूसरा पद 22 है और तीसरा पद 33 है, चौथा पद 33 है, तीसरा पद आपको निकालने के लिए कह रहा है कि तीसरा पद क्या होगा। अब क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि ये समानुपात में, तो समानुपात का मतलब हुआ कि ए और बी का रेशियो इज इक्वल टू होगा सी डी का रेशियो, यानी ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी बाई डी, यही समानुपात का नियम है। तो ए बाई बी, तो ए के जगह पे 4 रखेंगे और बी के जगह पे आपका 22 हो जाएगा। सी हमको निकालना है तो सी के जगह पे सी रखते हैं और डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये डी इज इक्वल टू कितना 33। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ से नहीं तो कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, तो सी इज इक्वल टू आपका सीधे निकल के यहाँ चलाएगा 3 दूनी 6। और यह क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका मैच होता है और यह सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल ये क्वेश्चन था, समानुपात पूछ रहा था, समानुपात का मतलब हुआ ए बी का रेशियो जितना होगा वह रेशियो सी और डी का भी होगा। आपका ए का वैल्यू दिया होता 4, बी का वैल्यू दिया होता 22 और सी डी का वैल्यू 33, तो ऐसे सेम जिसका वैल्यू दिया होता उसके सामने रखे 4 22, सी का निकालना था, सी के जगह पे सी रखे और डी के जगह पे 33। 11 से इसको कैंसिल करें, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है, 2 यहाँ बचा, 2 दूनी 4 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे सी इज इक्वल टू 6 चलाया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2.6, 1.3
और x समानुपाती हैं तो x का मान क्या होगा। ये आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि 2.6, 1.3 और x ये तीनों समानुपाती है। तब ऐसे स्थिति में x का वैल्यू क्या है, तो x ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमको इस दोनों का रिलेशन निकालना है, यानी इस दोनों का रेशियो लेना है और उसके बाद इसका रेशियो दोनों आपस में बराबर होगा, यानी 2.6 अपॉन 1.3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू x। ठीक है, 1.3/x। इस दोनों का रेशियो बराबर जो होगा आपका इस दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ से दशमलव हटा दे, 13 दूनी 26, तो x में इसका गुना करेंगे 2x इज इक्वल टू 1.3। x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1.3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 और 5.65 आपका चलाएगा, 65 दूनी 130। सीधे आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है जो राइट हो जाएगा आपका। ये सिंपल क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, कह रहा था समानुपाती में है। समानुपाती में इसका मतलब ए और बी का रेशियो जो होगा वही बी और सी का भी रेशियो के बराबर होगा। यहाँ से इसको सॉल्यूशन करने पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आसानी से इसका 0.65 चलाता है जो ऑप्शन नंबर बी में मैच होता है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा इनके मौसा का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उनका मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपका दिया हुआ कि दो संख्याओं का लसा इनके मौसा का 40 गुना, तो यहाँ मान लेते हैं कि मौसा, तो मौसा को एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ यदि x मानते हैं, ठीक है ना, एचसीएफ x मानेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 40x हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि मौसा जो है, मौसा का लसा 40 गुना, जितना मौसा रहेगा उसका 40 गुना लसा रहेगा। अब अगला करा दी दो संख्याओं का गुणनफल 1440 है, तो माना दोनों संख्या आपका ए है और बी है, तो ए बी इज इक्वल टू 1440। तो हम लोग एक फार्मूला क्या जानते हैं कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी मौसा गुना लसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ के जगह पे x रखेंगे, एलसीएम के जगह पे 40x रखाएगा और AB के जगह पे 1440। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 तिया 12, 24, 4 छक 24, यानी x में x का गुना करने पे इधर आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। x का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 36 का रूट अंडर यानी 6 चला आएगा। एचसीएफ पूछ रहा था, एचसीएफ भी आपका कितना है, 6 है, तो एचसीएफ एचसीएफ कितना माने x, और x इज इक्वल टू कितना निकल के चलाया, 6 चलाया। वही एलसीएम पूछता तो एलसीएम आपका 40x है, यानी 40 में x का वैल्यू रखेंगे 6, तो 6 चौक 24 यानी 240 आपका यहाँ पर एलसीएम चलाता। तो इसी स्थिति में इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले इसे समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार बनता है, प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिरीश प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटा ही काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। गिरीश यह काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यानी ये जो कंसेप्ट जो आपका क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क पे है, M1D1, ठीक है ना, M2D1, इस कंसेप्ट पे आपका बनेगा। तो यहाँ आपका दिया हुआ क्या है, गिरीश है प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करता है, तो ये जो आवर लिखा था आपका ऊपर में लिखाता है, और कितना दिन काम करता है, 4 दिन में काम करता है। और 4 दिन में काम करके कितना तस्वीर को पेंट करता है, तो कहता है कि एक तस्वीर को पेंट करता है। तो एक तस्वीर की संख्या हो, ठीक है ना, यदि नहर बना रहा है तो नहर की लंबाई, ठीक है ना, कोई और दूसरा वस्तु का निर्माण कर रहा है तो वस्तुओं की संख्या, मजदूरी, ये सभी आपका नीचे में लिखाता है। ऊपर में क्या लिखाता है, मैन पावर, ठीक है ना, आवर कितना दिन काम करता है, ठीक है ना, और कितना आवर प्रति घंटा करता है, ठीक है ना, कितना एक दिन में कितना घंटा करता है, यानी आपका ऊपर में लिखाएगा, M लिखाएगा, आपका D लिखाएगा और H लिखाएगा, ये सभी आपका ऊपर में लिखाता है। नीचे में आपका जो होगा मजदूरी हो गया, ठीक है, नहर की लंबाई, किसी वस्तु का निर्माण करता है तो वस्तुओं की संख्या, ये सभी नीचे में लिखाता है। तो यहाँ पे आपका कह रहा था कि 8 घंटा काम करके 4 दिनों में पूरा करता है, तो ये ऊपर लिखाएगा, और कितना काम करता है, एक तस्वीर बनाता है। अब बीमार पड़ जाता है, तो बीमार पड़ने के कारण वो अब काम को 6 घंटा ही करता है, ठीक है, 6 घंटा ही काम करके करता है। और इस तरह 7 चित्र बनाना है, तो चित्र की संख्या ये बताएं, चित्र ये सब कहाँ लिखाएगा, वस्तु की संख्या, वस्तु नीचे लिखाएगा।
कितने दिन में पूरा करेगा, और दिन कहाँ लिखाएगा आपका ऊपर, तो दिन मान लेते हैं x दिन में वो पूरा करेगा। यही आपका क्वेश्चन है, इसी का सॉल्यूशन करना, x का वैल्यू निकालना, आंसर सीधे चलाएगा। यदि यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 में 7 का गुना करेंगे, 16 सत्ते 72 से 112 और डिवाइड बाई 3, यानी x इज इक्वल टू 112/3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 2 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, यानी 37.1/3 दिन उसे 7 तस्वीर को बनाने में, 7 चित्र को पेंट करने में गिरीश को समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि एक बैग में 10 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपया के नोट 1:3:5 के अनुपात में, यदि बैग में कुल राशि 1920 रुपया है तो 20 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी रुपया कौन कौन सा है, तो 10 रुपया है, ठीक है ना। उसके बाद आपका 20 रुपया है, और कितना है, ये आपका 50 रुपया। 10 रुपया, 20 रुपया और ये 50 रुपया आपका है। अब 50 रुपया तो किस रेशियो में, 1:3:5 में है, ठीक, 1:1:3:5 में है। अब ऐसी स्थिति में कुल राशि 1920 है, तो ये अनुपात दिया हुआ है। यदि मान लेते हैं कि 1 रुपया का 10 रुपया का नोट 1 है, तो कुल राशि कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। 20 रुपया का 3 नोट है तो कुल राशि 60 हो जाएगा। 50 रुपया का 5 नोट है तो 5 5 250, यानी टोटल रुपया हम निकालते हैं तो 250 और 60 310 और 10 320, यानी 320 रुपया टोटल हो जाएगा। कब, जब नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 3 8 और 1 9। माने थे कि 10 रुपये का 1 नोट, 20 रुपये के 3 नोट, 50 रुपये का 5 नोट, यानी 5 3 8 और 1 9, यानी टोटल नोट की संख्या जो है 9 नोट है। 9 नोट जब होता है तो टोटल 320 रुपया। यदि 1 रुपया होगा तो कितना नोट की संख्या होगा, तो 9/320। और क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल रुपया कितना है, 1920, तो 1920 रहेगा तो कितना नोट होगा, तो 1920 से इसको गुना कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 32 से काटेंगे तो 6 बार में 9 छक 54, यानी टोटल नोट है जो 54 नोट चलाएगा। अब पूछ किस कर रहा है कि 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, तो 20 रुपया, तो 20 रुपया का रेशियो कितना है, तो 1:3, यानी 3 रेशियो है, तो 3/टोटल, टोटल 5 3 8 और 1, 5 3 8 और 1 9। टोटल जो नीचे में लिखाता है, इस जितना भी रेशियो रहता है उस सभी रेशियो का योग लिखाता है। तो 5 3 8 और 1 9, 9 गुना 54, तो 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 और 6 तिया 18, यानी इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है 18 नोट प्राप्त हो जाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है जो राइट आंसर हो जाएगा। यानी 20 रुपया के टोटल नोट की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। सिंपल ये क्वेश्चन था। इसमें करना क्या था, 10 20 और 50 रुपये का नोट है, किस रेशियो में, तो 1:3:5 रेशियो में, ठीक है। अब हम मान लेते हैं 10 रुपये का एक ही नोट है, तो 10 रुपया हो जाएगा। 20 रुपये के 3 नोट रहेगा तो 60 रुपया, 50 रुपया का 5 नोट रहेगा तो 250 रुपया, यानी टोटल रुपया कितना है, तो इसको जोड़ने पे आपका 320 रुपये चलाएगा। जब 320 रुपया, तो नोटों की संख्या कितनी हो गई, 5 3 8 और 1 9 नोट। जब 1 रुपया रहेगा तो नोट कितना होगा, तो 9/320। और जब आपका दिया हुआ क्वेश्चन में 1920 रुपया है तो नोट की संख्या, तो 1920 से गुना करेंगे, तो इस प्रकार 54 नोट हमको प्राप्त हो जाता है। 20 रुपया का नोट पूछा है तो 20 का रेशियो 3 ऊपर में रखेंगे, बाई टोटल रेशियो का योग, यानी 5 3 8 1 9, इसको कैंसिल करने पर सीधे 18 नोट चलाता है। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया है। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।